अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम टॉपिक को डिस्कस करते हैं और वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। इससे पहले कि हम डिटेल में चले जाए, ये ज़रूरी है कि इसका डिफिनीशन क्लियर कर दे। वो ये है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन is inversely proportional to the square roots of their densities or molecular masses under the same condition of temperature and pressure। तो ज़ाहरी बात है कि इसमें डिफ्यूजन और इफ्यूजन है। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में हमने पहले ही कई वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज का टॉपिक ये ग्राहम लॉ है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसका जो रिलेशनशिप है उनको डिस्कस किया जाए। तो यहाँ दो तीन चीज़ों का ज़िक्र होना ज़रूरी है। वो ये है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़। तो डिफ्यूजन का पहला तो है ना, डिफ्यूजन का पहला जो रिलेशनशिप है वो डेंसिटीज़ के साथ है, और फिर मालिकुलर मासेस के साथ भी इनका फार्मूले बन सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले ये कि हम इनके दरमियान फार्मूलों को या इक्वेशन को डिस्कस करें। ये ज़रूरी है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। ये रेट का लफ्ज़ हम जब यूज़ करते हैं तो ये क्या चीज़ है। तो यहाँ हम आते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। हम इसको कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मालिक्यूल्स। ये सादा है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और नहीं प्रॉब्लम है। बस सीधा सादा डिफिनीशन है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मालिक्यूल्स। इस डिफिनीशन को लेते हैं और जो तीन इक्वेशन है इस डिफिनीशन से उसको अखज़ कर देते हैं। पहला जो इसका रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मालिक्यूल्स, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ दूसरा है द डेंसिटीज ऑफ द गैसेस। तो ये डेंसिटीज के साथ इसका क्या इक्वेशन है आता है। और तीसरा जो है मालिकुलर मासेस ऑफ द गैस मालिक्यूल्स। और इन सारी चीज़ों को हम एक क्लियर मिसाल से, एक क्लियर कट एक्सपेरिमेंटली इसको अखज़ करेंगे। चलो इन तीनों को नंबर बाय नंबर डिस्कस करते हैं। पहला ये है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस ए डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी is equal to the distance traveled by the gas A and the distance traveled by the gas B। दूसरा जो हमारे पास है वो है डेंसिटीज ऑफ द गैसेस। तो डेंसिटीज ऑफ द गैसेस ये हम लेते हैं कि द रेट ऑफ गैस ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटीज ऑफ दैट गैस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटीज ऑफ द गैसेस। पहला गैस यही है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले ले और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इस मसावी में तब्दील कर दे, तो द रेट ऑफ गैस ए इज इक्वल टू के ओवर डेंसिटी ऑफ दिस गैस अंडर रूट। इस गैस का डेंसिटीज है तो इसका कुछ यूँ आता है। और साथ हम इस तरह गैस बी का वो डेंसिटी ले ले, तो ये गैस बी का डेंसिटी रेट ऑफ गैस बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ दिस गैस। तो इस गैस का डेंसिटी बी और रेट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, इसका भी हम ले लें। ये प्रोपोर्शनलिटी को हम निकाल लेते हैं अगर वॉल्यूम द सेम हो। ठीक है,
वॉल्यूम को अगर हम चेंज ना करें और तो फिर उसको कांस्टेंट लेते हैं तो ये कुछ ये बनता है। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंबाइन कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर ले तो गैस फर्स्ट का रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस सेकंड का, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर ले और इस डिवीजन को फिर हम मैथमेटिकली कुछ यूँ लिख सकते हैं। अगर हम इस सिंबल को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और मैथमेटिक्स के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन में कुछ यूँ लिख सकता है। अच्छा, ये के और के को क्रॉस कर दे तो सीधा साधा ये फार्मूला बन जाता है, रेट ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ बी और डेंसिटी की लाज से ये पहला जो दूसरा फार्मूला है ये भी क्लियर हो गया। पहला जो था वो डिस्टेंस के साथ था और ये डेंसिटी के साथ है। अभी हम मॉलिक्यूलर मासेस का वो फार्मूला लेते हैं, वही इक्वेशन है। गैस नंबर फर्स्ट है, गैस नंबर ए है और मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ यूँ आता है, देख ले, 1/, मॉलिक्यूलर मास अंडर रूट, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बनता है, ठीक है, K/, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A अंडर रूट। साथ साथ गैस B है, चूँकि ये डिफ्यूजन है, गैस B होना चाहिए और वही फार्मूला अगर हम ले लें तो इसका इक्वेशन कुछ यूँ बनता है। आप दोनों को कंबाइन कर ले, कंबाइन नंबर 3 एंड नंबर 4, K/, MA अंडर रूट डिवाइडेड बाय K/, MB अंडर रूट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब हम इसका वो सादा डिवीजन करते हैं तो इसके मैथमेटिक के रूल्स के लिहाज से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ भी के को के से क्रॉस कर दे तो ये तीसरा फार्मूला जो डिफ्यूजन का है मॉलिक्यूलर मास के साथ है कुछ यूँ बनता है। एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह इसको ज़ाहिर करेंगे? एक्सपेरिमेंटली हम इसको कुछ यूँ ज़ाहिर करते हैं कि 100 सेंटीमीटर का एक लंबा रॉड लेते हैं और एक सिरे पर जो कॉटन वेट स्वाब होता है उसको यहाँ रख देते हैं जो इस सेल का होता है और दूसरे सिरे पे कॉटन वेट अमोनिया का NH3 का ले लेते हैं। दोनों में ये गैस का मूवमेंट शुरू हो जाता है और दोनों गैस जो लंबा सा पाइप है शीशे का वो दरमियान में आकर यहाँ वो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ये स्मोक की फॉर्म में। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड ने कितना फासला तय किया है और अमोनिया गैस ने कितना फासला तय किया है, तो 40 सेंटीमीटर। ये चूँकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो उसने 40 सेंटीमीटर का और अमोनिया का उसने 60 सेंटीमीटर का फासला तय किया हुआ है। केमिकल इक्वेशन कुछ यूँ है, अमोनिया
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ये स्मोक के फॉर्म में होता है। अच्छा, अभी ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय एमोनिया, तो यहाँ हम उसका वेलोसिटी ले लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ एमोनिया, चूँकि ये उन्होंने 60 सेंटीमीटर उन्होंने थे क्या था, तो और पर यूनिट है, तो 60/t डिवाइडेड बाय 40/t, क्योंकि उसने 40 सेंटीमीटर का 40 सेंटीमीटर का फासला तय किया हुआ है। मैथमेटिकली वही तरीका है। जब हम इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय t, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको डिवीजन को ख़त्म कर देते हैं तो 40, और ये t के साथ क्रॉस हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 40, तो इसका जवाब आएगा 1.5। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। क्योंकि ये रेशो है, यहाँ कोई यूनिट नहीं होता, इसको क्लियर होनी चाहिए, कोई यूनिट नहीं होती इधर। अगर हम इसको डेंसिटी के लिहाज से ले ले तो ये प्रूव है कि HCl का डेंसिटी 1.66 ग्राम पर dm³ है। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है एक्सपेरिमेंटली। और डेंसिटी ऑफ एमोनिया का है 0.76 ग्राम पर dm³ है। अब उस फार्मूले में अगर हम फार्मूले को यूज़ कर दे तो जो पहले दिया गया था, हमने डिस्कस किया हुआ है, वो फार्मूला ये है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एमोनिया डेंसिटी के लिहाज से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट है ये। और HCl का ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट है, तो उसको ऊपर लिखा जाता है। दोनों का अगर हम ये इस पे डिवाइड कर ले तो 2.184 अंडर रूट इसका वैल्यू आ जाता है। अगर हम अंडर रूट को भी सॉल्व करें तो इसका आएगा ये जवाब 1.4772 है। ये 1.477 है, ये तो थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल को हम ये एक्सपेरिमेंटल के साथ ठीली कर दे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 तक आ जाता है। तो देखिए ना, ये डेंसिटी के लिहाज से, ये वेलोसिटी के लिहाज से। मॉलिक्यूलर मास HCl का है 1 + 35.5, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है 36.5 है, ये आ गया। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 है, तो इसका एटॉमिक मास है 14, और 3 हाइड्रोजन है। एटॉमिक मास इसका 1 है, मास नंबर 1 है। तो दोनों को अगर हम जमा कर दें तो 17 ही आ जाता है। अब फार्मूले को यूज़ कर दें तो वही फार्मूला है जो पहले बयान किया गया है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स। तो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों का वैल्यूज़ लगा देते हैं, और वैल्यूज़ के लिहाज से अगर हम इसका मैथमेटिकली कर ले, हल कर दे तो इसका जवाब कुछ यूँ आता है। ठीक है, अगर ये अंडर रूट है, अंडर रूट से निकाल दे तो 1.465 आ जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली भी ये तीनों है। एक छोटा सा मिसाल लेते हैं, वो ये है, डिटरमाइन द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहले आप यहाँ ले ले, सॉल्यूशन के लिहाज से आप ले ले मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है, ये 2 है। और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास ऑफ और कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाले 44 है। अब फार्मूला को यूज़ कर दे, फार्मूला को रेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। इसका वो 22 अंडर रूट ही आ जाता है।
और अगर हम इसका अंडर रूट को निकाल दें और इसको सॉल्व कर दें तो 4.2 ओवर 1 आ जाता है। तो इसका जवाब टोटली 4.2 है। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।